क्या हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं? Are we sitting on a keg of powder which is hugely explosive and dangerous? हेलो, वेलकम टू फोर फिंगर्स फार्मूला एपिसोड नंबर 33। हम लोग अपना चेहरा मिरर में रोज़ाना देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगता है हमारा चेहरा, हमारी मुस्कान अच्छी लगती है। पर कभी सोचा है कि एक दिन जब हम अपना चेहरा देखें तो बड़ा डरावना सा लगने लगे, आंखों में आग सी बरसती दिखे, भयंकर लगे चेहरा, डर जाएंगे हम। कुछ ऐसा हो चला है। आज से 8 दिन पहले 12 जनवरी को एक संस्था है जिसका नाम है जेनोसाइड वॉच। इस संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं ग्रेगरी स्टैंटन, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस को, वहां की संसद को एक चिट्ठी लिखी और उसमें इस बात के लिए उन्हें वार्न किया गया कि हिंदुस्तान दुनिया का आज सबसे खतरनाक दूसरा मुल्क है, नंबर 2 पर है, और वहां जेनोसाइड हो सकता है, कत्ले आम हो सकता है, जो कि पहले भी बहुत से मुल्कों में हुआ है। और इसके लिए यह जरूरी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखें वार्निंग की कि पूरे आसार ऐसे होते जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक जेनोसाइड, एक कत्लेआम, नरसंहार हो सकता है। In the meeting in Hardwar, and that has been used by the Indian government also against Muslims. It is polarization, which includes this anti-Muslim hatred. And it is the kind of preparation that we are seeing right now, where this dehumanization is being preached. So we are warning that genocide could very well happen in India. U.S. Holocaust Museum is right about that. One of the first genocides that I predicted way back in 1989 was in Rwanda when I lived there. And as we know, 800,000 Tutsis and other Rwandans were murdered in 1994. We cannot let that happen in India. बहुत सी घटनाएं हुई हैं आजकल ऐसी। कोई महीना बीत चुका है, हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई 16 दिसंबर को, जिसमें खुल करके स्टेज पर से, खुले मंच से साधुओं ने, साधु जैसे लगने वाले लोगों ने आह्वान किया कत्लेआम का, मुसलमानों को खुले रूप से मारने का, उनकी हत्याएं करने का, लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतारने के लिए आह्वान किया। आज महीने से ऊपर हो गया इस बात को, जहां से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, डरावनी तो थी ही, तो जो जहां से आवाज आनी चाहिए, हमारा जो सबसे बड़ा नेता है, वहां से कोई आवाज नहीं, सिर्फ चुप्पी। ग्रेगरी स्टैंटन से जब ये बात पूछी गई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने 10 बातें गिनाई जिनके बेसिस पर वो ये तय करते हैं कि एक नरसंहार, एक जेनोसाइड की संभावनाएं कैसे होती हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि जेनोसाइड वॉच, ये संस्था आज कोई नई संस्था नहीं है। इतिहास में अगर पीछे जाएं तो 1994 में, 1994 में वेस्ट अफ्रीका के एक देश रवांडा में एक कत्लेआम हुआ था।
नियरली 2 मिलियन लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। दो समुदायों के बीच में नरसंहार हुआ था। ये दो समुदाय थे, एक हुतू मेजॉरिटी में थे और दूसरे तुत्सी। हुतू लोगों ने खुलेआम खुलकर आह्वान किया अपनी जनता को कि वो तुत्सी लोगों को मौत के घाट उतार दें। इमेजिन कीजिए, एक पड़ोसी जो आपको बहुत प्यार करता है, आप भी उसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छी मित्रता है आपकी, रोजाना का उठना बैठना है, अगले दिन वो सडनली आपके बच्चों का नरसंहार कर देता है और आप दुबक्कर बच जाते हैं। दफ्तर में आपके जो साथी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो सडनली जब आप पहुंचते हैं तो एक खड़ग उठा लेते हैं, एक कटार निकाल लेते हैं जो इंपोर्ट की गई है और आपको मारना शुरू कर देते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मौत, खुली मौत। जेनोसाइड वॉच ये जो संस्था है, इसने रुवांडा को 5 साल पहले, मतलब 1994 में ये नरसंहार हुआ था। 1989 में इस संस्था ने उनको वार्निंग दी थी, उनके प्रेसिडेंट को कहा था आपके यहाँ नरसंहार, जेनोसाइड होने की पूरी संभावना है, आप वॉच कीजिए और उसके लिए कदम उठाइए। उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस हादसे के बारे में एक बड़ी मशहूर फिल्म बनी है, शायद आपने सुना हो, होटल रुवांडा। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। इसमें जो लोग अपनी जान बचा रहे हैं वो उस होटल में छिपे हुए हैं और किस तरह से यूनाइटेड नेशंस के जो सिपाही हैं, पीस कीपिंग फोर्स जिसका चार्ज हिंदुस्तानियों के पास था, वो कैसे उन्हें बचाते हैं और फिर भी बहुत से लोगों का नरसंहार हो जाता है। ये फिल्म बहुत मशहूर हुई थी, ऑस्कर तक गई थी और इसको आज तक लोग सराहते हैं, देखते हैं। पर ये एक फिल्म का किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। एक घटना जो कुछ ही दिन पहले हुई, 2-3 दिन पहले, उज्जैन में। इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बड़े शांति से आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, आपके एक महिला मित्र आपके साथ हैं, उनका धर्म दूसरा है और आपके आसपास कुछ लोग हैं जो अचानक उस डिब्बे में आ जाते हैं, जो बिल्कुल आपके सहयात्री हैं। वो तो शायद कुछ नहीं कहते, लेकिन 3-4 लोग आ जाते हैं, बजरंग दल के लोग, और वो आपसे आपका धर्म पूछते हैं या जान जाते हैं किस तरह से, और आपकी जो सहयात्री है उसका जान जाते हैं, और वो अचानक आप पर चार्ज लगाते हैं कि आप लव जिहाद कर रहे हैं और आपको गर्दन से पकड़कर बाहर ले जाते हैं मारते हुए। वो स्त्री भी आपके पीछे पीछे आती है, आपकी अच्छी मित्र। आप दोनों एक ट्रेन से अजमेर जा रहे थे, जहां पर आप पुष्कर मेले में जाने वाले थे, वहां पर जाकर प्रार्थना करने वाले थे। आपको ट्रेन से उतारकर पीछे से मारते हुए ट्रेन पर ही, स्टेशन पर ही, जो पुलिस स्टेशन होता है, उसमें ले जाया जाता है। वहां जब दरियाफ्त किया जाता है तो पता चलता है कि ये दोनों, पारिवारिक मित्रता थी इन दोनों में और बड़े अच्छे एक दूसरे को जानते थे और कोई ऐसी बात नहीं थी, दोनों अलग अलग मैरिड, वो लड़का अलग मैरिड था और ये पुष्कर मेले के लिए जा रहे थे, साथ साथ कुछ काम करने के लिए। छोड़ दिया जाता है। पर कैसा लगेगा अगर आप उस ट्रेन में, उस कंपार्टमेंट में होते और आपको इस तरह से उतार लिया जाता और मारते हुए ले जाया जाता। और सबसे अजीब चीज़ ये होती है कि आपके साथ जो और लोग बैठे हैं, जिन्होंने शायद कुछ देर पहले आपके साथ नाश्ता पानी शेयर किया था, वो भी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। वो जो 3-4 लोग हैं, उनकी दहशत की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता, आपकी पिटाई हो जाने देते हैं और आपको वहां ले जाया जाता है। ये क्या लक्षण है? ये लक्षण उसी बात के हैं जिसका संकेत ग्रेगरी स्टंटन साहब ने किया। जेनोसाइड वॉच अकेली संस्था नहीं है जिसने ये वार्निंग, ये कॉशन हमको दिया है। एक और बहुत बड़ी संस्था है वॉशिंगटन में, अमेरिका में, होलोकॉस्ट मेमोरियल।
होलोकॉस्ट मेमोरियल का ताल्लुक हिटलर के ज़माने से, जो वहाँ होलोकॉस्ट हुआ था। होलोकॉस्ट मीन्स अगेन नरसंहार, जेनोसाइड, जो हिटलर के लोगों ने, नाज़ी जर्मनी वालों ने जूज यहूदियों के साथ किया था। लाखों की संख्या में मौत के घाट उतारा था यहूदियों को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। हिटलर को अपने घुटने टेकने पड़े जान बचाने के लिए। जमीन के अंदर एक तहखाने में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी और अंत में वहां भी जान बची नहीं, उसे खुद अपनी जान लेनी पड़ी। खुद अपने आप को गोली मारकर मौत देनी पड़ी उसे, अब खुद को भी और अपनी प्रेमिका को भी। होलोकॉस्ट मेमोरियल ने इसकी और भी गहरी वार्निंग दी है कि हिंदुस्तान में ये संभव है और बहुत जल्दी संभव है। हिंदुस्तान सेकंड मुल्क है जहां ये होलोकॉस्ट जैसी या जेनोसाइड जैसी घटना होने के पूरे चांसेस हैं। इसकी वजह है वो जो संसद हुई थी हरिद्वार में, वो अकेली नहीं है। उस गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो बिल्कुल चुप रहे। मैंने पिछले एपिसोड में इसका डिटेल में जिक्र किया था। और भी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र किया गया। ये जो लिंच मॉब है, सड़क पे पकड़कर किसी को भी मार दिया जाता है। 10-15 लोग एक निहत्थे आदमी को मार देते, पीट पीट के उसकी हत्या कर देते। ये सब इसी चीज का संकेत है, द्योतक है। और खुलेआम एक आह्वान किया जा रहा है, एक बात कही जा रही है। यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या बात उठाई जा रही है? 80-20, 80% 20%, 80% मेजॉरिटी हिंदूज और 20% माइनॉरिटी, मेनली मुस्लिम्स। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि जो मेजॉरिटी है हिंदूज की, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग वो हैं जो शायद नहीं लाइक करते इस चीज को, पर वो इतने भीरू हैं, इतने कापुरुष हैं कि वो बोलते नहीं। ठीक उन यात्रियों की तरह जो शायद उस कंपार्टमेंट में बैठे थे जब इस शख्स को, मुस्लिम जेंटलमैन को, पढ़े लिखे शख्स को, जो इंजीनियर था, उसे उतार लिया गया और उसके साथ जो महिला थी उन्हें उसके पीछे पीछे आना पड़ा और पिटाई करते हुए उसे लेकर के गए। अगर ये तस्वीर पलट जाती तो कैसा लगता? आरएसएस की बात उठाई गई है। जेनोसाइड वॉच ने अपनी वार्निंग में कांग्रेस को आरएसएस के बारे में बताया है, बल्कि यह भी कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में आरएसएस के लोग अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं और अमेरिका को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। और यह कहा गया है, यह मांग की गई है कि भारत सरकार को एक वार्निंग लेटर दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी साहब को वार्निंग लेटर दिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो ये इस बात की मांग भी की जा सकती है कि उनके खिलाफ सैंक्शंस लाई जाएं। सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि अमेरिका खुद अपने लेवल पर मजबूर हो जाएगा कि उसे अपने जितने भी बिजनेसमैन हैं सबसे कहना पड़ेगा बिजनेस नहीं करने के लिए हिंदुस्तान के साथ कोई व्यापार ना किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान एक रोग स्टेट होता जा रहा है। जिस चीज से हमें बहुत बुरा लगता था जब हम सुनते थे कि वो रोग स्टेट हो गया। एक स्टेट के बारे में तो हमें शायद खुशी भी होती थी, वो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसको रोग स्टेट डिक्लेयर करने के लिए हम मांग करते रहते थे। आज वो हमारे साथ होने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। अगर हमको रोग स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया अमेरिका की कोशिशों से, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, तो उसका अंजाम हमको समझना होगा। हम एक पढ़िया हो जाएंगे, एक अछूत जैसी हालत हो जाएगी हमारी, एक ऐसी बिरादरी हमारी बन जाएगी, कोई नहीं आएगा हमारे लिए। जो दूसरी बहुत बड़ी ताकत है वो है चीन, जो पहले से ही, जिसके साथ हमारी तनातनी चल रही है, उसने हमारी जमीन दबा रखी है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी नहीं आएगा।
कोई नहीं आएगा। जो हमारे हितैषी थे वो भी नहीं आ पाएंगे अगर यूनाइटेड नेशंस में कोई सैंक्शंस पास हो गई तो। और ये संभावना बढ़ती चली जा रही है और हम होने दे रहे हैं। क्यों होता है? कैगरी स्टंटन ने कहा कि इसकी शुरुआत होती है अदरिंग से, कि जो दूसरे लोग हैं, जिनका धर्म दूसरा है, वो हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, हमारा जैसा खाना नहीं खाते हैं। हर चीज में अदरिंग से शुरुआत होती है। ये दूसरे लोग हैं, फिर उनके बारे में गंदी गंदी बातें कही जाती हैं, फैलाई जाती हैं। इस तरह से ये पूरी जो इसका जो पूरा जो मैकेनिज्म है, इसका जो पूरा फिनोमेनन है, वो शुरू होता है। और बढ़ते बढ़ते बात उस स्टेज पे आती है कि खुल करके कहा जाता है कि शस्त्र उठाओ और मार डालो। एक बहुत बड़े हस्ती के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें दूसरा गांधी कहा जाता था। गांधी जी के भक्त थे वो। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट के फ्रंट पर थे वो। निग्रोज के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ सिविल राइट्स की आवाज उठाई थी उन्होंने। और उन्होंने एक बात कही थी, जो व्यक्ति कुछ नहीं कहता जब अन्याय हो रहा होता है तो वो खुद उसका पापी है, दोषी है उस अन्याय का, वो खुद एक क्रिमिनल है। द लाउडेस्ट वॉइस दैट यू कैन हियर is the sound of silence. That's what is happening in our country. That's a very dangerous sign and we have to be watchful about it. Because हमारे मुल्क की साख, उसकी इज्जत, उसका सम्मान अभी भी हमारे हाथ में है। और मैं जानता हूं कि इवन इन द मेजॉरिटी रिलीजन, हिंदूज, कम से कम आधे तो ऐसे हैं जिन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पर उनका कसूर क्या है? चुप्पी, साइलेंस। वो बोलते नहीं हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं तो ना कि सिर्फ हमारा धर्म हमसे छिन जाएगा, हिंदू धर्म, हमारा मुल्क भी हमसे छिन सकता है। मुल्क के साथ क्या क्या हो सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सब कुछ लगता है तो खेल है, कुछ नहीं होगा, पर होता है, हुआ है। लाखों की तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। हमें इसके प्रति सचेत होना होगा, उठकर खड़े होना होगा, आवाज उठानी होगी। फोर फिंगर्स फार्मूला में हम बार बार यही प्रयत्न करते हैं कि हम चुप रहना बंद कर दें। मिडिल क्लास में जो ये मॉडरेट पना है चुप्पी का, उसको तोड़ना जरूरी है। आज मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा, पर आपसे ये प्रार्थना भी करूंगा कि हमारे वीडियो में आपको जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। और प्लीज़ किसी भी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है उसे शेयर किया जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो शेयर कीजिए। हमें बल दीजिए, हम सही आवाज़ उठा रहे हैं। उसके लिए आपकी सराहना की, आपकी प्रशंसा की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वी नीड इट। थैंक यू so much.